आपके मेंटेनेंस है या अटेंडेंट्स हैं, वो सारे आपके कैटेगरी 4 में आ जाते हैं। तो जैसे कि आपका सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, स्टेनो की पोस्ट है, AG3 की पोस्ट है जनरल की, AG3 की पोस्ट है अकाउंट की, इंग्लिश का सब्जेक्ट हो गया, रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, जनरल स्टडीज हो गया, जनरल साइंस हो गया, ये सारा 8th लेवल तक का आता है। बेसिक आता है 8th लेवल तक का और इसके 20 क्वेश्चंस आते हैं, डिफाइंड है। जेनेटिक्स, इसका ये फायदा हो जाएगा कि आपको ये BSc एग्रीकल्चर में भी पढ़ना होता है, यहाँ भी पढ़ना होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज। आज हम बात करने वाले हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। जैसा कि इस साल एक्सपेक्टेड है कि आपको अच्छी खासी वैकेंसी FCI में देखने को मिलेगी। तो FCI क्या होता है, कैसा एग्जाम पैटर्न इसका रहता है, कैसी पोस्ट होती है, क्या जॉब प्रोफाइल होती है, क्या सैलरी होती है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी बातों के बारे में हम आज के सेशन में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो FCI के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हम बात करेंगे कि FCI होता क्या है, कैसी जॉब प्रोफाइल होती है और पोस्ट की हायरार्की आपको कैसी देखने को मिलती है। दूसरी हम यहाँ पे बात करेंगे कि पोस्ट और पैटर्न कैसा रहता है। तीसरी बात करेंगे एलिजिबिलिटी कैसी है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और सैलरी क्या है। तो इस सेशन में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी FCI के बारे में कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जॉब, अगर हम स्पेशली एग्रीकल्चर की भी बात करें तो किस तरह से रहती है, क्या सैलरी रहती है, क्या स्ट्रक्चर रहता है, सारा हम डिस्कशन इसी सेशन में करेंगे। तो पहली चीज़ क्या है कि FCI, जैसे कि आप सबको पता है, FCI स्टैंड्स फॉर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब FCI का जो मेन काम होता है वो आपका फूड से रिलेटेड होता है और FCI क्या करता है, इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट देता है फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये ही आपके जो फूड ग्रेन्स हैं उनको नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। अब बात करते हैं कि FCI में जो ऑफिसर्स होते हैं, टेक्निकल ऑफिसर्स की हम बात करते हैं या टेक्निकल असिस्टेंट की बात करते हैं, उनका क्या काम रहता है, कैसा काम रहता है। तो अगर हम एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स की बात करते हैं, जो टेक्निकल असिस्टेंट हैं, उनको क्या करना होता है, वेयर हाउस में अगर उनकी पोस्टिंग होती है या डिपोज में अगर उनकी पोस्टिंग होती है, तो वो क्या करते हैं, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो प्राइवेट गोडाउन्स को हायर करती है। तो वहाँ पे जितना भी काम होना है, क्वालिटी चेक होनी है या वहाँ पे मॉनिटरिंग करनी है, पेस्ट वगैरह का कंट्रोल करना है, मैनेजमेंट करना है, ये सारा का सारा काम किसका होता है, मेनली FCI में जो टेक्निकल असिस्टेंट्स होते हैं उनका होता है। मेनली अगर हम बात करें FCI आपका वीट एंड राइस के साथ में डील करता है। जहाँ पे भी आपके डेफिसिट एरियाज हैं, जहाँ पे आपके कम वीट है या कम राइस है, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है वीट एंड राइस का वो भी FCI के थ्रू होता है। जो राशन वगैरह डिपो में मिलता है वो भी आपका मेनली FCI के थ्रू जाता है। तो FCI की जॉब में अगर हम बात करें, शुरू में आपको टेक्निकल असिस्टेंट बोला जाता है, बट एक्चुअल में आप क्वालिटी ऑफिसर्स होते हो जो कि वहाँ पे सब चीज़ों को कंट्रोल करते हो। अब FCI की जॉब की अगर हम बात करते हैं, किस टाइप की जॉब है, तो पहली चीज़ तो ये कि FCI में जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बहुत ही बढ़िया वर्क लाइफ बैलेंस है और यहाँ पे फिक्स टाइमिंग्स की आपकी जॉब रहती है और जो मेन काम रहता है आपका वो वेयर हाउसेज में मैनेजमेंट का काम रहता है और जो भी काम आप करते हो उसकी आपको रिपोर्ट्स भी बनानी पड़ती है और साथ में मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है, केयर भी करनी पड़ती है, चीज़ों को सुपरवाइज भी करना पड़ता है और बेसिकली जो क्वालिटी कंट्रोलर का काम आप यहाँ पे FCI में करते हैं। अब बात करते हैं कि FCI का, जैसे कि हेडक्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो सेंट्रल ऑफिस इसका न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ रीजनल ऑफिसेज होते हैं, कुछ जोनल ऑफिसेज होते हैं या फिर कुछ डिपो नेटवर्क्स होते हैं जो अलग अलग एरियाज में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें हायरार्की ऑफ पोस्ट कैसे रहता है। तो कैटेगरी वाइज अगर हम पोस्ट को यहाँ पे डिस्क्राइब करें तो कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4 कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। तो कैटेगरी 4 की बात करें अगर हम, तो जैसे कि आपके मेंटेनेंस है या अटेंडेंट्स हैं, वो सारे आपके कैटेगरी 4 में आ जाते हैं। कैटेगरी 3 में जो भी क्लरिकल स्टाफ है या फिर असिस्टेंट्स हैं, टाइपिस्ट्स हैं, स्टेनोग्राफर्स हैं, ये सारे कैटेगरी 3 में आ जाते हैं। जैसे कि अभी हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो कैटेगरी 3 में वो आता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कैटेगरी 2 में, तो जो भी सुपरवाइजरी है, टेक्निकल स्टाफ है, ऑफिसर्स हैं, वो सारे जो आपके इंजीनियर्स हैं वो कैटेगरी 2 में आ जाते हैं। और अगर हम कैटेगरी 1 की बात करें, जो भी ऑफिसर्स हैं या फिर जो भी मैनेजरियल ग्रेड है वो सारे आपके जो आपका कैटेगरी 1 ऑफिसर्स हैं उसमें आ जाते हैं। तो ये हमारा पोस्ट का हायरार्की यहाँ पे रहता है।
अब बात करते हैं कि जो अलग अलग पोस्ट है एफसीआई में वो आपको कौन कौन सी देखने को मिलती है। तो जैसे कि आपका सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, स्टेनो की पोस्ट है, AG3 की पोस्ट है जनरल की, AG3 की पोस्ट है अकाउंट की, टेक्निकल की पोस्ट है, डिपो की पोस्ट है AG3 की, ठीक है, हिंदी की पोस्ट है AG3 की। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं हर एक पोस्ट का अपना कोड होता है और यहाँ पे अगर हम क्वालिफिकेशन वाइज देखें तो आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग किसी भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि हम एग्रीकल्चर की बात करें, जिनका भी बीएससी एग्रीकल्चर में है तो वो टेक्निकल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिनका नॉर्मल बीएससी है या जिनका भी ग्रेजुएशन है वो आपके जो जनरल है AG3 उसकी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन फोकस रखने वाले हैं, ये जो आपका टेक्निकल की पोस्ट है इसके लिए मेन फोकस रखने वाले हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आप देख सकते हो कि मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो यहाँ पे आपको 27 देखने को मिली थी पिछली बार, और ये जो एज रिलैक्सेशन होती है गवर्नमेंट की साइड से वो भी हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे बाकी पोस्ट के लिए भी आप एज लिमिट को देख सकते हो। अब बात करते हैं इसमें सैलरी कितनी है। तो यहाँ पे ये जो सैलरी दी जाती है ना, ये बेसिक सैलरी आपको यहाँ पे बताई गई है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो हमारे काम की पोस्ट है उसमें जो बेसिक सैलरी है वो 28,200 है आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है, और इसके अलावा इस सैलरी में आपको जैसे हाउसिंग एंड रेंट अलाउंस है या फिर TADA है वो सारा अलग से मिलता है। तो उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में अभी बात करेंगे। आगे बात करते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए क्या क्वालिफिकेशन या क्या एलिजिबिलिटी है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए। तो टेक्निकल पोस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे लिए रहती है एग्रीकल्चर वालों के लिए, और इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एज के बाद में वो है जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर बीएससी किसी भी इनमें से सब्जेक्ट्स में से हो सकती है, जैसे कि बॉटनी है, जोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, फूड साइंस है, माइक्रोबायोलॉजी है, और इसके अलावा हमें कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो ये इसकी जो डिजायर्ड अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की वो है। इसके अलावा अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जो यहाँ पे हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, एक जोन में अप्लाई करते हैं। जैसे कि जब जॉब की नोटिफिकेशन आती है, वैकेंसी आती है, कहीं पे नॉर्थ जोन लिखा होता है, कहीं पे ईस्ट लिखा होता है, नॉर्थ वेस्ट लिखा होता है, वेस्ट जोन लिखा होता है, तो हमने क्या करना होता है, सिर्फ एक जोन में अप्लाई करना होता है, और एक जो कैंडिडेट है वो सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। जो भी पोस्ट कोड यहाँ पे दिए हैं एक ही जोन में एक ही पोस्ट के लिए कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है या फिर पेपर का पैटर्न कैसा रहता है। तो पहले मैं आपको खुद से यहाँ पे बता देती हूँ कि जब हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं, एक होता है प्री, आप ऐसा समझ सकते हैं, और एक होता है हमारे पास में मेंस। अगर आप प्री की बात करेंगे तो प्री में हमारा जो पेपर आता है वो एक फेज 1 आप बोल सकते हो इसको, ये फेज 1 है जिसमें आपका एक पेपर आता है और ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर होता है। मेंस की बात करें, मेंस में 2 पेपर होते हैं और उसको आप बोल सकते हो मेंस क्या है हमारा फेज 2 है, और फेज 2 में हमारा 2 पेपर हो रहे हैं, एक है हमारा पेपर 1 और दूसरा है हमारा पेपर 2। अब पेपर तो 2 हो रहे हैं लेकिन ये दोनों पेपर एक ही दिन के अंदर होते हैं, यानी कि सिंगल सिटिंग में पेपर कंडक्ट होता है। अब क्या इस पेपर में आता है, क्या सिलेबस है, इस सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो AG3 टेक्निकल का पेपर है, यहाँ पे दोनों ही पेपर कैसे ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होते हैं। जो भी आपका लैंग्वेज का सब्जेक्ट है जैसे कि इंग्लिश सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में रहेगा, लेकिन बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे और हिंदी में भी देखने को मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। जैसा कि हमने बोला कि हमें 2 फेजेस देखने को मिल रहे हैं। फेज 1 में एक पेपर हो रहा है आपका सिर्फ, और एक पेपर में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 100 MCQs आ रहे हैं, और 100 MCQs की अगर हम बात करें हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है, यानी कि 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 100 नंबर के। टाइम कितना आपको दिया जाएगा, 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा पेपर 1 के लिए। अब हम बात करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो इस पेपर में आने वाले हैं। तो जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट हो गया, रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, जनरल स्टडीज हो गया, जनरल साइंस हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको इस पेपर में आने वाले हैं। और यहाँ पे ये जो इंग्लिश लैंग्वेज का सब्जेक्ट है ये आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा क्योंकि लैंग्वेज पेपर है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं ये आपको बाइलिंगुअल में देखने को मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को मिलेंगे। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? हाँ जी, 1/4 इसमें फेज 1 में नेगेटिव मार्किंग होती है, फेज 1 में होती है, 1/4 होती है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसका भी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि इंग्लिश के 25 क्वेश्चन,
रीजनिंग के 25, न्यूमेरिकल के 25, जनरल स्टडीज की अगर हम बात करते हैं, करंट अफेयर्स की बात करते हैं, इसके भी 25 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है, तो टोटल अगर आप देखेंगे 100 क्वेश्चंस हो गए और 100 नंबर के ये आपके हो गए। और टाइम ड्यूरेशन की बात करें, हर एक सेक्शन को 15-15 मिनट्स मिलते हैं, तो ओवरऑल आप देखोगे कि 1 घंटे का ये आपका पेपर रहता है। अब अच्छी बात क्या है, अभी बताती हूँ कि यहाँ पे हर एक चीज का जो स्पेसिफिक नंबर है वो डिसाइडेड है। जैसे कि इंग्लिश के पता है 25 ही आएंगे, रीजनिंग के 25 आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 आएंगे। जनरल स्टडीज की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, जनरल साइंस है, ये सारा 8th लेवल तक का आता है, बेसिक आता है 8th लेवल तक का, और इसके 20 क्वेश्चंस आते हैं, डिफाइंड है। और करंट अफेयर्स की बात करें, 5 क्वेश्चंस यहाँ पे हमें करंट अफेयर्स के देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा प्री है। और प्री कैसा होता है, क्या इसके मार्क्स आपके फाइनल में ऐड होंगे? नहीं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। प्री का जो नेचर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, कि आपको अगले पेपर के लिए, मेंस के लिए अगर जाना है तो आपको पहले प्री को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा प्री का पूरा हमने स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया। फेज 1 में प्री आता है। अब बात करते हैं हम अगले की, दैट इज मेंस की बात करते हैं। अब मेंस में हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास फेज 2 है और मेंस के भी 2 पेपर हो रहे हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में जो आपने प्री में सब्जेक्ट्स पढ़े ना, वो सब्जेक्ट्स आपको पेपर 1 में देखने को मिलते हैं। अभी हम करेंगे डिस्कस क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। और जब हम पेपर 2 की बात करते हैं, जो भी प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं वो हमें पेपर 2 में देखने को मिलते हैं। पेपर 1 में आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और वो 120 नंबर के होंगे, हर एक नंबर का होगा। और पेपर 2 में अगर आप बात करोगे तो पेपर 2 में जो मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस हैं वो 60 होंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा और 120 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। टाइमिंग्स की बात करें तो पेपर 1 के लिए 90 मिनट मिलते हैं, आपको 1.5 घंटा मिलता है, और पेपर 2 के लिए आपको 1 घंटा मिलता है, यानी कि आपको 60 मिनट दिए जाते हैं। और जो आपका पेपर 1 है और पेपर 2 है वो 1 दिन के अंदर ही यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं कि फेज 2 में जो पेपर 1 है उसमें क्या क्या चीजें हैं। देखो, इंग्लिश पीछे था प्री में, वो अच्छे से पढ़िए, यहाँ पे भी काम आएगा। और इसके मार्क्स मेरिट में ऐड होते हैं, इसके मार्क्स मेरिट में ऐड होते हैं, है ना, काउंट किए जाएंगे। इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी है, जनरल स्टडीज भी है और कंप्यूटर अवेयरनेस भी है। यहाँ पे जो एक सब्जेक्ट आपका ऐड हो जाएगा वो कंप्यूटर का सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। वेटेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, वो आपका 25 नंबर का रहता है। जनरल साइंस है, क्लास 10th तक के लेवल का होगा, यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स है, 5 क्वेश्चंस होंगे और कंप्यूटर अवेयरनेस से भी आपके 5 क्वेश्चंस होंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, यहाँ से 25, यहाँ से 25, यहाँ से 25 और यहाँ से आपको 45 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे 120 जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और 120 नंबर के ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे इस सेक्शन का है, 45 मार्क्स का जो पेपर है 10th लेवल तक का, वो इस सेक्शन से आएगा। नाउ वर्जन की बात करें, जैसा मैंने बोला कि जहां पे भी लैंग्वेज है वहां पे इंग्लिश में ही रहेगा। आगे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे आपको बाइलिंगुअल में देखने को मिलेंगे। टाइम की बात करें, हर एक के लिए पहले जो आपको टाइम पीरियड दिया जा रहा था वो 15 मिनट दिया गया था। यहाँ पे जब आप फेज की 2 की बात करेंगे और पेपर 1 की बात करेंगे तो यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है वो 20-20-20 और इसके लिए 30 मिनट हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करते हैं 90 मिनट का ड्यूरेशन यहाँ पे हमारा बन जाता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे टाइमिंग में भी डिफरेंस है और थोड़ा सा वेटेज में डिफरेंस है, पढ़ना वही सब है। तो जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो प्री के लिए उसको बहुत अच्छे से कवर करिए, ताकि आगे जाके जब आप मेंस का पेपर 1 दोगे तो उसमें अच्छा खासा स्कोर कर पाओ। और जब आप आगे जाके मेंस दोगे तो उसमें एक सब्जेक्ट और ऐड हो जाएगा, दैट इज कंप्यूटर अवेयरनेस। बाकी सब्जेक्ट्स आप देखिए प्री में 8th लेवल तक का है, लेकिन जब आप मेंस में जाएंगे तो 10th लेवल तक का पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं फेज 2 की या फिर पेपर 2 की। पेपर 2 में आप देखेंगे जैसे कि एग्रीकल्चर है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है ना, ये सारी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है, मैक्सिमम मार्क्स 120 है और ड्यूरेशन आपका 60 मिनट्स है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो आपका सिलेबस है इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी।
जब आप फॉर्म फिल करते हैं उस टाइम पे आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपने किस में पेपर देना है। तो एग्रीकल्चर के साथ में आप बॉटनी या जूलॉजी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर के साथ में अगर आपका केमिस्ट्री या फिजिक्स अच्छा है तो आप इन दोनों सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। वो जब नोटिफिकेशन आएगी वहां पे जब आप फॉर्म फिल वगैरह करोगे वहां पे आपको सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं अच्छे से। जब आप फॉर्म फिल करते हो आपको पता चल जाता है। तो पहले से सोच के रखिएगा कि आपने किस में पेपर देना है, जिसमें आप तैयारी कर रहे हो उसमें आप पेपर दीजिएगा। कुछ लोगों को ये सेक्शन ईजी लगता है और कुछ लोगों को ये सेक्शन ईजी लगता है। जो भी आपका सेक्शन है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली अपने हिसाब से। आगे बात करते हैं कि सिलेबस ओवरऑल क्या है। अगर हम आगे फेज 2 की बात करते हैं तो सिलेबस देखिए, एग्रीकल्चर की बात अगर हम करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स जो है भी इंडियन एग्रीकल्चर का वो है, एलिमेंट्री एंटोमोलॉजी है, प्लांट प्रोटेक्शन है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है। इसके अलावा जो जनरल एग्रीकल्चर की चीजें हैं वो यहाँ पे पेपर में पूछी जाती हैं। बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में जितने भी टॉपिक्स हैं आपके एलिमेंट्री लेवल पे, जैसे कि सेल बायोलॉजी है, टिश्यू है, टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम है, जेनेटिक्स, इसका ये फायदा हो जाएगा कि आपको ये बीएससी एग्रीकल्चर में भी पढ़ना होता है, यहाँ भी पढ़ना होता है, तो ये बहुत इजीली कवर हो जाएगा। प्लांट क्लासिफिकेशन है, डाइवर्सिटी है, फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी में चाहे फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, मूवमेंट है, बेसिक्स हैं बायोकेमिस्ट्री के, ये सारे आपको बॉटनी में पूछे जाएंगे। दूसरा, जूलॉजी की बात करें तो जैसे कि एनिमल सेल एंड टिश्यूज हैं, ऑर्गन सिस्टम है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन है, एनिमल क्लासिफिकेशन है, ऑर्गेनिजम्स है, इंसेक्ट्स हैं, रोडेंट्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर होंगी जूलॉजी में। और अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी ऑप्ट करते हैं तो केमिस्ट्री में पूरा आपका केमिकल बॉन्डिंग है, जितना भी आपका सिलेबस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो सारा आपका यहाँ पे आता है। और फिजिक्स में भी अगर हम बात करते हैं जैसे कि मेजरमेंट्स हैं, बेसिक फिजिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो आपका चाहे बायो आ रहा है, चाहे आपका केमिस्ट्री है, चाहे आपका फिजिक्स है, वो आपका +1 +2 तक के लेवल का ही आता है। ठीक है, अच्छा खासा लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन जो मेन अगर हम बात करें एफसीआई में भी आजकल आप देखोगे कि आजकल बच्चों का बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया हर एक सेक्टर में, तो तैयारी को बहुत अच्छे से करना है। ये सोच के नहीं चलना है कि बेसिक ही पेपर आएगा, अच्छे से तैयारी करिए आप अपने पेपर की। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि हमने बोला कि हम टेक्निकल का डिस्कस करेंगे, तो 28,200 क्या है यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी देखने को मिलती है। अब क्या है कि यहाँ पे भी ना XYZ सिटीज में क्या होता है, इसको डिवाइड कर दिया जाता है। अब मैंने जैसे बोला बेसिक सैलरी मान लो 28,200 में देखने को मिल रही है, तो X सिटीज में जैसे कि मेट्रो सिटीज वगैरह आ जाती है, Y सिटी में जो थोड़ी एवरेज सिटीज हैं वो आ जाती है, Z सिटी में कोई बहुत ही आपका अगर दूसरा इलाका है वो आ जाएगा। तो जो X सिटीज होती है ना उसमें जो HR है वो आपको थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो X सिटीज में जो आपको स्टार्टिंग में जो आपको सैलरी मिलती है आराम से वो 50 के अराउंड पहुंच जाती है। Y सिटी में थोड़ी सी से हल्की सी कम होगी, और Z सिटी में बेसिक्स वगैरह को सब कुछ मिला के आपकी जो सैलरी है 46,000 के आसपास मिल जाती है। तो आप हर साल देखोगे अलाउंस वगैरह जो इंक्रीमेंट है आपका होता रहता है, 2,000 के आसपास आपको इंक्रीमेंट इंक्रीज देखने को मिलता है। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला कि X, Y और Z के अकॉर्डिंग जो आपके हाउसिंग एंड रेंट अलाउंसेस हैं वो यहाँ पे आपके वेरी करते हैं। बाकी सब कुछ सेम रहता है, बेसिक सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। हाँ, हर साल आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट भी देखने को मिलता है। और अगर हम जॉब की बात करें तो जॉब प्रोफाइल बहुत ही बढ़िया जॉब प्रोफाइल है, बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। आप इसमें जॉब भी कर सकते हो, और जॉब करते करते अगर आपको किसी और फील्ड में इंटरेस्ट है तो उसके बारे में भी पढ़ सकते हो, या अपनी एक्टिविटीज के लिए भी आराम से इसमें टाइम निकाल सकते हो। सेकंड सैटरडे की बात करें, सेकंड सैटरडे आपका ऑफ रहता है, और कुछ अगर हम मेन ऑफिसेज की बात करें तो वहाँ पे कई जगह पे आपका सैटरडे संडे भी ऑफ रहता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, पोस्ट बहुत अच्छी है, और आप कोशिश करिए कि आप इस जॉब के लिए अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से मेहनत करें, और पहले डिसाइड कर लें कि आपको किस सब्जेक्ट में इस पोस्ट जब आएगी तो फिल करना है, और उन सब्जेक्ट्स की तैयारी आज से कर दीजिए। पोस्ट चाहे कभी भी आए, ये तो श्योर है कि अच्छी खासी वैकेंसीज की आएगी, तो अच्छे से अभी से ही अपना जो पढ़ाई है उसको शुरू कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी में।